हेलो एवरीवन, मैं हूं विकेशा और आप देख रहे हैं फिजिक्स ज्ञान। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर का पार्ट 3, जिसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। कोई भी गिवन फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, हम कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, दिस इज अबाउट कंजर्वेटिव। तो पहले सीखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलेंगे, कब एक फोर्स को हम बोलेंगे कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन है कि यदि एक फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसके कारण जो वर्क होगा वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। मतलब इसका डेफिनेशन क्या है, इफ द वर्क डन बाय अ फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है। वर्क डन पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, केवल किस पे डिपेंडेंट है, इनिशियल और फाइनल लोकेशन पे। एंड इज ओनली डिपेंडेंट ऑन इनिशियल एंड फाइनल लोकेशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे जो डिपेंडेंट हो, पाथ पे डिपेंडेंट ना हो, उस तरह के फोर्स को हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। कहने का मतलब है, मान लो हमको जाना है ए से बी तक। ए से कहाँ तक जाना है, बी से अहमदनगर से बादल नगर तक जाना है, ए से बी तक जाना है। क्लियर है क्या? तो ए टू बी हम हो सकता है ऐसे जाएं, इस पाथ को फॉलो करते हुए। इस पाथ का नाम है पाथ नंबर 1। मान लो ए से गया, इस पाथ का नाम है पाथ नंबर 2। इसका मतलब ए से बी गया, कौन से पाथ को फॉलो करते हुए, पाथ 1 को फॉलो करते हुए। और ए से बी गया कौन से पाथ को फॉलो करते हुए, पाथ 2 को फॉलो करते हुए। और वर्क डन, यदि मान लो वर्क डन थ्रू पाथ 1 इज इक्वल टू वर्क डन थ्रू पाथ 2, ये यदि कंडीशन आ गया, यानी इधर से जाते समय जो वर्क हुआ या फिर इधर से जाते समय जो वर्क हुआ, दोनों का वैल्यू यदि सेम है, इसका मतलब वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। यदि पाथ पे डिपेंडेंट ना हो वर्क डन, तो वैसे सिचुएशन में जो फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वर्क हो रहा है, उस तरह के फोर्स को क्या बोलेंगे हम, उस तरह के फोर्स का नाम है कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन क्या निकल गया, इफ the work done by a force is independent of path, वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है। और किस पे डिपेंडेंट है, इनिशियल और फाइनल लोकेशन पे यदि केवल डिपेंडेंट हो, तो उस तरह के वर्क को हम क्या बोलेंगे, उस तरह के वर्क को हम बोलेंगे क्या, उस तरह के फोर्स को बोलेंगे जिसकी वजह से वर्क हो रहा है कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये बेसिक कहानी है कंजर्वेटिव फोर्स का। कंडीशन क्या है, किसी भी पाथ से यदि आप मूव करो, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, तो हर एक पाथ से क्या होगा, वर्क सेम होगा। वर्क डन बाय फर्स्ट पाथ इज इक्वल टू वर्क डन बाय सेकेंड पाथ इज इक्वल टू वर्क डन बाय थर्ड पाथ। इनिशियल और फाइनल लोकेशन यदि सेम है तो वर्क डन भी क्या होगा, उस फोर्स की वजह से सेम होगा। इस तरह के फोर्स का ही नाम क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो बहुत ही सिंपल है ये। कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलेंगे, वर्क थ्रू पाथ 1 और वर्क थ्रू पाथ यदि सेम हो, तो जो फोर्स है उसी फोर्स का नाम क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंडीशन क्या निकल गया, कंजर्वेटिव, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ पे ये डिपेंडेंट नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन सा ऐसा फोर्स है जो कंजर्वेटिव होता है। क्या है कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल? तो जैसे आपने सुना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बालक होते हैं कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स बेसिकली क्या क्या है, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं वो होते हैं कंजर्वेटिव। और क्या फोर्स है दूसरा, जैसे स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग जो फोर्स लगाता है बालक, वो भी क्या होता है, कंजर्वेटिव होते हैं। और एक क्लास 12 में आप पढ़ने वाले हैं एक फोर्स का नाम जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तीनों ही फोर्स वाला क्या है, कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव फोर्स में आता है। यानी ग्रेविटेशन के वजह से डिफरेंट पाथ से जब वर्क होगा तो वो सेम होता है, यानी वर्क डन इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। उसी तरह से
स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो वर्क होगा वो भी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो वर्क होगा दैट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये पाथ पे डिपेंडेंट नहीं रहता, यानी ये तीनों ही फोर्स क्या है, ये केवल इनिशियल और फाइनल लोकेशन पे डिपेंडेंट रहता है, पाथ पे डिपेंडेंट नहीं रहता, इसलिए इस तरह के फोर्स को क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव। अब थोड़ा इसको डिटेल में समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। पहला एग्जांपल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, थोड़ा समझते हैं कि कैसे दो पाथ से, दो अलग अलग पाथ से वर्क कैसे सेम होगा। ओके, तो मान लो, क्या करो बालक, मान लो ये है, हाँ, तो बेसिकली ये है इनिशियल लेवल और ये है बालक फाइनल लेवल, और ये टोटल हाइट है h है। टोटल हाइट कितना है, h, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, दिस इज अ ब्लॉक का मास है कितना, स्मॉल m, मास है m। अब इस ब्लॉक को बेसिकली इस पॉइंट से मूव करते करते यहाँ तक लेके जाना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लेके गए, तो ग्रेविटी की वजह से कितना वर्क हुआ वही हम निकालते हैं, ठीक है क्या। तो कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, इस पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक मूव कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वर्क डन कितना होगा। वी नीड टू फाइंड द वर्क डन। को जाना है A पॉइंट से, ब्लॉक को लेके कहाँ तक जाना है, B पॉइंट तक जाना है। थोड़ा ध्यान से देखो बालक, यदि हम इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स देखें तो किधर होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की तरफ होगा। अच्छा, पहले डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेस करना होगा। तो इधर यदि कोई डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, अब फोर्स लग रहा है नीचे, तो वर्क कितना हो जाएगा बताओ, वर्क हो जाएगा 0। क्लियर है क्या, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किए, डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स नीचे है और एंगल कितना है 90, और तुमको पता है वर्क का फार्मूला क्या होता है, वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो थीटा कितना है 90, यानी यहाँ से यहाँ तक मूव करने में कोई वर्क नहीं होगा, ग्रेविटेशन की वजह से कोई वर्क नहीं है। अब तुम कहाँ से कहाँ मूव किए, यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लो ये हाइट है h1, तो mg फोर्स किधर लग रहा है, यहाँ पे नीचे लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, ऊपर, तो 180 डिग्री हो गया, तो cos 180 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करने में वर्क कितना हो जाएगा, माइनस, फोर्स है mg और डिस्प्लेसमेंट है h। माइनस क्यों आया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और फोर्स किधर है नीचे। फिर तुम यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, फिर से वर्क होगा क्या, नहीं, फोर्स किधर है इधर, और डिस्प्लेसमेंट किधर है इधर, mg फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर 90 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ तक कोई वर्क नहीं होगा, तो 0 हो गया। फिर ये हाइट है मान लो h2, तो फोर्स लग रहा है फिर से नीचे और डिस्प्लेसमेंट किधर है ऊपर, तो फिर से आ जाएगा mg इंटू h2। फिर से यहाँ तक वर्क फिर से क्या होगा 0, ये मान लो है h3, तो माइनस mg इंटू h3। तो ये हो गया टोटल वर्क डन, कहाँ से कहाँ तक, वाइल मूविंग फ्रॉम A टू B तक जाने में ये वर्क हो गया। तो क्या कॉमन आ जाएगा बताओ, यहाँ से माइनस mg आ गया कॉमन, तो हो गया क्या h1 प्लस h2 प्लस h3। अच्छा, h1 ये हाइट है, प्लस h2 प्लस h3, ये टोटल हाइट कितना होगा, टोटल हाइट इस h हाइट के बराबर होगा। इसका मतलब वर्क डन कितना हो गया, माइनस mg इंटू h। क्लियर है क्या, वर्क डन हो गया माइनस mg इंटू h। अब दूसरा मेथड क्या है, यहाँ से यदि मान लो इस लेवल से इस लेवल तक हमको लेके जाना है, यानी इस लेवल से लेके इस लेवल तक लेके जाना है, यानी हाइट कितना है h है, तो नीचे फोर्स क्या लग रहा है mg और हाइट कितना हो गया h। तो डायरेक्टली यदि यहाँ से A से B तक लेके जाना है ऊपर, तो भी वर्क डन कितना होगा, ये हो गया पाथ 1 से वर्क डन, यानी वर्क डन ये थ्रू पाथ 1 है। उसी तरह वर्क डन फ्रॉम A टू B थ्रू पाथ 2 पाथ क्या है, डायरेक्टली तुम यहाँ से यहाँ मूव करो, तो नीचे फोर्स है mg और ऊपर हाइट क्या है h, इसका मतलब फिर से हो जाएगा mgh, बट फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो माइनस mgh। इसका मतलब क्या हुआ, पाथ 1 से वर्क और पाथ 2 से। पाथ 1 क्या है, ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ पहुँचा। पाथ 2 क्या है, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ, इनिशियल टू फाइनल लेवल पहुँच जा। तो दोनों पाथ से वर्क क्या है, माइनस mgh। इसका मतलब वर्क डन थ्रू पाथ 1 इज इक्वल टू वर्क डन थ्रू पाथ 2। इसका मतलब फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव। एक और एग्जांपल लेते हैं इसको अच्छे से थोड़ा समझने के लिए। फिर से ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों कंजर्वेटिव है वही बताना चाह रही हूँ। मान लो बालक A टू B गया, तुम कहाँ से कहाँ गया, A टू पहले गया B और फिर गया C।
तो सी तक जाने का दो रास्ता है। एक रास्ता क्या है, पहले ए टू बी जाओ और फिर बी टू सी जाओ, ठीक है क्या। यानी एक ऑब्जेक्ट को लेके, ये है ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का मास है m, इस ऑब्जेक्ट को हम लेके जा रहे हैं कौन से पाथ से, ए टू बी टू सी, यानी इस पाथ से लेके जा रहे हैं। और दूसरा कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हैं, ए टू सी। तो ए टू बी टू सी को बोल रहे हैं पाथ 2 और ए टू सी को बोल रहे हैं पाथ 1। तो वर्क निकाल रहा है, थोड़ा ध्यान से समझो। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट मान लो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये एंगल है कितना, थीटा, और टोटल ये वाला डिस्प्लेसमेंट है एस, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है एस। और फोर्स जब ये ब्लॉक, कोई भी ब्लॉक यदि इंक्लाइंड प्लेन पे हो, इंक्लाइंड प्लेन पे यदि हो, तो नीचे फोर्स कितना लगता है, ये लगता है एम जी साइन थीटा, लगता है क्या जी, हाँ। तो इधर फोर्स लगता है एम जी साइन थीटा। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है एस। तो फोर्स है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो वर्क क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा नेगेटिव। तो यदि हम पाथ 1 से गए तो वर्क डन व्हाइल मूविंग फ्रॉम ए टू सी थ्रू पाथ 1 कितना हो जाएगा, फोर्स है नीचे कितना है एम जी साइन थीटा, जो फोर्स है एम जी साइन थीटा। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया एस, बट अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस। तो वर्क डन कितना आ गया, माइनस एम जी साइन थीटा इंटू एस। अच्छा, अब मान लो इधर से जाते हैं बालक, कहाँ से, ए टू बी, बी टू सी, तो ये हो गया पाथ 2, तो वर्क डन बाई पाथ 2 क्या होगा, वर्क डन व्हाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन व्हाइल मूविंग फ्रॉम बी टू सी। वर्क स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हमने ऐड कर दिया, पहले ए टू बी में क्या वर्क हुआ, फिर बी टू सी में क्या वर्क होगा, टोटल निकालेंगे। अच्छा बताओ, इस पे इस ब्लॉक को यदि मान लो इधर लेके गए, इधर लेके जा रहे हैं, तो एम जी फोर्स तो नीचे लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में एंगल कितना है बालक, 90 डिग्री। तो वर्क होगा क्या, ए टू बी में वर्क हो जाएगा 0। क्यों 0 हो गया, एम जी फोर्स है नीचे और डिस्प्लेसमेंट है इधर ए टू बी, इसका मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री है तो cos 90 क्या होगा 0, तो वर्क हो गया क्या 0। अच्छा, बी टू सी में डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है s है, तो s का नीचे वाला कंपोनेंट कितना आएगा s cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा s sin थीटा। अरे नहीं समझे, ये s है तो इधर कितना आएगा s cos थीटा, और इधर कितना आएगा s sin थीटा, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है बालक ये कितना है s sin थीटा है ये डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो वर्क बता दो, तो ये तो हो गया 0 प्लस वर्क डन थ्रू पाथ 2, ये वाला पाथ 2। वर्क डन BC में फोर्स तो नीचे लगेगा, कितना लगेगा mg, ये ब्लॉक है तो mg फोर्स नीचे लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है ऊपर, इसलिए वर्क होगा माइनस। और फोर्स कितना है, फोर्स है mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर कितना s sin थीटा, सो s sin थीटा। तो फाइनली क्या आ गया, वर्क डन थ्रू पाथ 2 दैट इज माइनस mg sin थीटा इनटू s। अरे सेम चीज लिखे हैं ना, इसका मतलब ये वर्क और ये वर्क दोनों क्या है, वर्क डन थ्रू पाथ 1 इज इक्वल टू वर्क डन थ्रू पाथ 2, हेंस द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। बालक समझे क्या, इधर से ए टू सी लेके जाओ तो वर्क डन होगा माइनस एम जी साइन थीटा इंटू एस, और इधर से भी लेके जाओ तो वर्क डन कितना हो रहा है माइनस एम जी साइन थीटा इंटू एस। कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन क्या है, इफ द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, इनिशियल और फाइनल लोकेशन सेम है, इधर से लेके जाओ या फिर इधर से लेके जाओ, वर्क क्या है सेम है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है बालक ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, समझ गए क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव है। अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि बालक थोड़ा ध्यान से समझो ना, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स निकल गया, कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव का थोड़ा एक कंडीशन निकालते हैं, क्या कंडीशन निकालते हैं, एक कंडीशन आपको ऑलरेडी पता है, क्या कंडीशन, वर्क डन थ्रू पाथ 1 विल बी इक्वल टू वर्क डन थ्रू पाथ 2 इक्वल टू वर्क डन थ्रू पाथ 3। इसी को थोड़ा जनरलाइज करके कंडीशन निकाल लें, कंडीशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स का क्या कंडीशन होगा थोड़ा निकालें। तो थोड़ा ध्यान से देखो बालक, कैसे देखो ध्यान से, मान लो तुमको जाना है A2 फिर से कहाँ तक B तक, और तुम गए दो पाथ से, एक ये वाला पाथ दूसरा ये वाला पाथ, इस पाथ को बोल रहे हैं पाथ 1 और इसको बोल रहे हैं पाथ
Q। ध्यान से समझो, A to B गया इस पाथ से होते और इस पाथ से होते हुए, ठीक है। अब फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है। फोर्स यदि कंजर्वेटिव है इसका मतलब क्या हो गया कि वर्क डन ओवर क्लोज्ड पाथ, वर्क डन ओवर क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ के ऊपर वर्क डन क्या होगा, तो A to B ऐसे गए तुम, इसका मतलब वर्क डन वाइल मूविंग फ्रॉम A to B थ्रू पाथ 1 प्लस वर्क डन क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ मीनिंग समझो, वर्क डन A to B। अब फिर हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, B to A जा रहे हैं बालक, B to A थ्रू पाथ 2। ये दोनों क्या होगा, टोटल वर्क डन ओवर क्लोज्ड पाथ निकाल रहे हैं। क्लोज्ड पाथ कहने का मतलब क्या है, तुम पहले कहाँ से कहाँ तक गए, पहले गए इस पाथ से होते हुए यहाँ तक, फिर वापस आ रहे हो किस पाथ से होते हुए, 2 पाथ से A तक। क्लियर है क्या, तो वर्क डन ओवर क्लोज्ड पाथ, क्लोज मतलब यहाँ से यहाँ फिर यहाँ पे आ गए, तो ये क्लोज्ड पाथ हो गया ना। क्लोज्ड पाथ में वर्क डन कितना हुआ, तो वर्क डन वाइल मूविंग फ्रॉम A to B थ्रू पाथ 1 एंड B to A थ्रू पाथ B to A आ रहा है, कौन से पाथ से, 2 से। क्लियर है क्या। अच्छा यदि मान लो तुम डायरेक्शन यदि चेंज कर दिया, यदि डायरेक्शन चेंज कर दिया तो वर्क प्लस था तो माइनस हो जाएगा। अरे नहीं समझ रही, यदि मान लो ये ब्लॉक है, इधर हुआ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी इधर लग रहा है, तो वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट यदि डिस्प्लेसमेंट मान लो इधर कर दिया, ठीक है, फोर्स उधर ही लग रहा है, तो वर्क क्या होगा, माइनस F इंटू एस। यानी वर्क का डायरेक्शन, यदि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चेंज हो तो वर्क का भी प्लस से माइनस साइन हो जाता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, ये हो जाएगा वर्क डन वाइल मूविंग फ्रॉम A to B थ्रू पाथ 1। अच्छा इसको हम B to A को A to B कर रहे हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। अब इसको क्या लिख रहे हैं, A to B, कौन से पाथ से, 2। नहीं समझे, पहले B to A जा रहे थे, B to A इसके लिए पॉजिटिव है वर्क, तो A to B के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब तुमको पता है कि यदि फोर्स कंजर्वेटिव है तो पाथ 1 हो या पाथ 2 हो, A to B जाओ 1 पाथ से, या A to B जाओ 2 पाथ से, दोनों वर्क क्या होता है, सेम। सिंस वर्क डन फ्रॉम A to B थ्रू पाथ 1 इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A to B थ्रू पाथ 2, दोनों सेम होता है, तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, सेम है ना, ये 5 तो ये भी 5, क्या हो गया, 0। इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल गया बालक। क्या, यदि फोर्स कंजर्वेटिव है तो क्लोज्ड पाथ के ऊपर वर्क डन क्या होगा, 0। यदि फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है, तो क्लोज्ड पाथ के ऊपर वर्क डन क्या होगा, 0। वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स ओवर अ क्लोज्ड पाथ, यानी A to B एंड देन B to A, ये हो गया क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ के ऊपर वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है क्या, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स ओवर क्लोज्ड पाथ इज 0, क्लोज्ड पाथ के ऊपर 0। इसी को थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्लोज्ड पाथ के ऊपर वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। क्लोज्ड पाथ मतलब A to B जाओ और B to A आओ। तो मान लो वाला कि ये है इनिशियल लेवल और ये है फाइनल लेवल, और एक ब्लॉक का मास है क्या, M, और यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किए, हाइट है कितना, H। ओके, तो ये हो गया फाइनल लोकेशन, दिस इज द इनिशियल। अच्छा इसको बोल रहे हैं A और इसको बोल रहे हैं B। वर्क डन ओवर क्लोज्ड पाथ कहने का मतलब A to पहले B जाएंगे, पहले A to B जाओ और फिर B to A आओ, तो ये हो गया वर्क डन ओवर क्लोज्ड पाथ। तो वर्क डन ओवर क्या, क्लोज्ड पाथ, इसका मतलब क्या हो गया, वर्क डन फ्रॉम A to B प्लस वर्क डन फ्रॉम B to A। अरे A to B गए, B to A आए, तो क्लोज्ड पाथ मतलब, क्लोज का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल लोकेशन सेम होगा। तो A से B गए, अब B से फिर A पे आए, तो क्लोज्ड पाथ हो गया। जैसे यहाँ से तुम पहले यहाँ गए, अब फिर यहाँ से यहाँ आए, तो क्या हो गया, क्लोज्ड पाथ ही हुआ ना, 1 to 2 एंड देन 2 to 1, यानी इनिशियल और फाइनल लोकेशन यदि सेम हो तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड पाथ। तो वर्क डन ओवर क्लोज्ड पाथ निकाल रहे हैं, तो पहले A to B गए और फिर B to A। अच्छा A to B जब जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, H, बट फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर, तो वर्क पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, यानी A to B मूव करते समय डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और ग्रेविटेशनल फोर्स किधर है, नीचे, तो डेफिनेटली वर्क क्या होगा, माइनस, तो फोर्स हो गया mg और डिस्प्लेसमेंट हो गया h, mg इंटू एच, बट माइनस क्यों, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, प्लस। B to A जब आएगा, यहाँ से जब तुम यहाँ आया
तो डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे, अब फोर्स भी किधर है, नीचे। इसका मतलब वर्क इस बार क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। तो फोर्स हो गया mg और डिस्प्लेसमेंट हो गया h। टोटल कितना आ गया, अरे mgh और माइनस mgh कितना हो गया, 0। इसका मतलब वर्क डन ओवर क्लोज्ड पाथ क्या है, 0। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटी की वजह से जो वर्क आया वो कितना आया, क्लोज्ड पाथ के ऊपर 0 आ रहा है। तो दूसरा कंडीशन क्या निकल गया, अभी तक कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब तुमको क्या पता था, अभी तक आपको मतलब पता था कंजर्वेटिव का मतलब क्या, मीनिंग पता था कि एक फोर्स जिसमें वर्क डन थ्रू पाथ 1 इज इक्वल टू वर्क डन थ्रू पाथ 2। किसी भी पाथ पे यदि डिपेंडेंट ना हो, इनिशियल और फाइनल लोकेशन पे डिपेंडेंट है, किसी भी पाथ से वर्क यदि सेम आ रहा है तो उस तरह के फोर्स कंजर्वेटिव होंगे। अब उसी कंडीशन को हम कैसे लिख रहे हैं, हम अब लिख रहे हैं कंडीशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स क्या, वर्क डन बाय अ फोर्स ओवर अ क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ के ऊपर यदि वर्क क्या आ गया, 0 आ गया, तो उस तरह का फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंडीशन निकाल के हमने दिखाया। पहला डेफिनेशन क्या है, पहला एनालॉजी क्या है, कैसे हम समझ सकते हैं एक फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं, यदि पाथ 1 से गया है या पाथ 2 से गया है, वर्क यदि सेम है तो फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव। यानी इफ द वर्क डन बाय अ फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ देन द फोर्स मस्ट बी अ कंजर्वेटिव। और दूसरा कंडीशन हमने क्या निकाल दिया, उसी को थोड़ा घुमा फिरा के हमने लिखा क्या, वर्क डन ओवर अ क्लोज्ड पाथ, यानी 1 to 2 एंड अगेन 2 to 1, A to B अगेन B to A। क्लोज्ड पाथ में यदि वर्क डन हमारा क्या आ जाए, 0। और क्लोज्ड पाथ में हमेशा इनिशियल और फाइनल लोकेशन क्या होता है, सेम होता है। तो क्लोज्ड पाथ में वर्क डन इक्वल टू यदि 0 हो जाए तो वो उस तरह के फोर्स को क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये ग्रेविटेशन का हमने एग्जाम्पल बताया। अच्छा, दूसरा फोर्स क्या है बालक, स्प्रिंग फोर्स, वो भी देख लेते हैं। तो कंडीशन निकल गया कंजर्वेटिव फोर्स का क्या, वर्क डन ओवर क्लोज्ड पाथ क्या होता है, 0। कोई भी फोर्स जिसके वजह से क्लोज्ड पाथ के ऊपर वर्क क्या हो, 0, उसको क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव। अच्छा, स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स कैसे कंजर्वेटिव है, थोड़ा ध्यान से इसको समझते हैं। स्प्रिंग फोर्स, नेक्स्ट वी हैव स्प्रिंग फोर्स। तो मान लो बालक, क्या करो, मान लो ये है एक ब्लॉक, क्या है, ब्लॉक, मास कितना है इसका, m, और इधर है एक स्प्रिंग, क्या है ये, स्प्रिंग। ओके, अब हम क्या किए, देखो इस ब्लॉक को यहाँ से पकड़ के इधर तक लेके आ जाओ। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, s। तो यहाँ से पकड़ के यहाँ तक लेके आया, ब्लॉक कहाँ पे आ गया, आप ब्लॉक आ गया इधर, इस लोकेशन पे आ गया। ओके, दिस इज द ब्लॉक, यहाँ से पकड़ के यहाँ तक लेके आया। अब बताओ, जब तुम ये है A और ये है B, तो पहला काम क्या है, क्लोज पाथ के ऊपर वर्क फाइंड करना है, यानी वर्क फ्रॉम A to B एंड देन फ्रॉम B to A। समझ गए क्या? तो वर्क डन ओवर क्लोज्ड पाथ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वर्क फ्रॉम A to B एंड देन फ्रॉम B to A। अब थोड़ा ध्यान से समझो, A to B, जब हम A to B लेके आए तो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ। अच्छा, जैसे हम इसको इधर खींचेंगे, स्प्रिंग ब्लॉक को किधर खींचना चाहेगा, स्प्रिंग फोर्स लगाएगा इधर। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स। तुम जब इधर खींचे, छोड़ दोगे तो किधर जाएगा, वो उधर जाएगा, यानी स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रहा है, पीछे लगा रहा है। तो हमने डिस्प्लेसमेंट इधर प्रोवाइड किया, स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है पीछे, यानी A to B तक डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इधर है। स्प्रिंग फोर्स को FS से लिख रहे हैं, तो स्प्रिंग फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो वर्क पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ऑब्वियसली क्या होगा, नेगेटिव। क्यों, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स उधर, तो कितना हो जाएगा, नेगेटिव होगा। A to B में डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स उधर है, तो नेगेटिव होगा। हो कितना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, S, स्प्रिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, FS मतलब स्प्रिंग फोर्स। अच्छा, मान लो तुमने B पे जाके छोड़ दिया, B पे जाके क्या किया, छोड़ दिया, तो स्प्रिंग फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, स्प्रिंग फोर्स उधर और डिस्प्लेसमेंट भी उधर, तो इस बार दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, तो वर्क कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होकर क्या हो गया, 0। इसका मतलब वर्क डन ओवर क्लोज्ड पाथ क्या आ गया, 0। इसका मतलब स्प्रिंग भी कैसा फोर्स है, स्प्रिंग भी है कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि क्लोज पाथ के ऊपर वर्क डन स्प्रिंग फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। वेरी सिंपल। ओके, तो ये हमने पढ़ा। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे क्लास 12 में। अभी जान के रखो कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया, तो एक बच्चे ने पूछ दिया, क्या पूछा, सर यदि हम क्लोज पाथ ले रहे हैं, A to B गए, A to
बी गए, अब फिर बी टू ए आ गए, पाथ 1 से गए, अब पाथ 2 से वापस आ गए। तो इसमें यदि क्लोज्ड पाथ के ऊपर वर्क डन 0 है, वर्क डन क्या है 0, तो फोर्स कंजर्वेटिव होगा। तो उसका कहना था कि वर्क का जो फार्मूला है, वर्क का फार्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, यही है, ठीक है क्या। तो उसका कहना था कि 1 से 2 तक जाएं और ए टू बी गए, अब बी टू ए आए, तो इनिशियल और फाइनल लोकेशन सेम है। इनिशियल और फाइनल लोकेशन यदि सेम है तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 ना सर, और डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, इसका मतलब वर्क तो 0 आएगा, फोर्स कैसा भी हो हमेशा तो 0 आना चाहिए। नहीं बालक, यही गलती है, कई बार डिस्प्लेसमेंट 0 होने के बावजूद भी वर्क 0 नहीं होता है। तुम यहाँ से गए कॉलेज, घर से गए कॉलेज, कॉलेज से आए घर, इनिशियल और फाइनल डिस्प्लेसमेंट सेम है, लेकिन फिर भी वर्क 0 नहीं है। क्लियर है क्या? इसका मतलब ये नोट डाउन कर लो अभी तुरंत, ठीक है। क्या पॉइंट बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कई बार 0 होने के वजह से भी वर्क 0 नहीं होता, फॉर्मूले में तो दिख रहा है, लेकिन कई बार डिस्प्लेसमेंट 0 होने के वजह से भी वर्क 0 नहीं होता। किसके वजह से केवल 0 होता है, यदि सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होने से वर्क 0 होगा, और सिस्टम में यदि कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होने के बावजूद भी वर्क होगा। समझ में आया क्या? ऐसा नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वर्क 0 हो जाएगा बालक, नहीं, ये कब होता है, केवल और केवल जब फोर्स क्या हो, कंजर्वेटिव। फोर्स यदि कंजर्वेटिव नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होने के बावजूद भी वर्क क्या होगा, 0 नहीं होगा। नॉन कंजर्वेटिव यदि फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन फिर भी वर्क 0 नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। कोई यदि बोले डिस्प्लेसमेंट 0 है, वर्क 0 होगा क्या, पहले उससे पूछने का कौन सा फोर्स है भाई, कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव है इसका मतलब वर्क 0 होगा, और यदि डिस्प्लेसमेंट 0 है, फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव, तो वर्क 0 नहीं होगा। तो नॉन कंजर्वेटिव के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। अब कौन सा फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव का तो कंडीशन पता चल गया सर जी, क्या पता चल गया, कंजर्वेटिव का कंडीशन, वर्क डन ओवर क्लोज्ड पाथ क्या होता है, 0 होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। वर्क डन ओवर क्लोज्ड पाथ यदि 0 है तो उसको बोलेंगे कंजर्वेटिव। तो नॉन कंजर्वेटिव का क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। इफ वर्क डन ओवर क्लोज्ड पाथ इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है तो क्या होगा, फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होगा। इफ वर्क डन ओवर क्लोज्ड पाथ इज नॉट इक्वल टू 0, देन दैट फोर्स इज नोन एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है क्या? एग्जाम्पल के लिए थोड़ा ध्यान से समझो। जो पहला एग्जाम्पल है बालक, वो मेरा क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो फोर्स होते हैं ना, ये होते हैं नॉन कंजर्वेटिव। फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसे है, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। मान लो क्या करें, मान लो यहाँ है ब्लॉक, मास है m, ठीक है, ये लोकेशन है A, कहाँ तक जाना है, हाँ ब्लॉक को लेके जाना है लोकेशन B तक, ओके। तो A to B गया, तो तुम पहले इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, डिस्प्लेसमेंट कितना है, s है। थोड़ा ध्यान से समझो। अच्छा, जब इसको आगे लेके जाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, फ्रिक्शन बाबा किधर लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा पीछे, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है पीछे। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे, ऑब्वियसली काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, मूवमेंट हो रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे है और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, आगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे और डिस्प्लेसमेंट आगे, तो बताओ वर्क कितना होगा। तो वर्क डन ओवर क्लोज्ड पाथ निकालना है। क्लोज्ड का मतलब पहले A to B जाना है और फिर B to A आना है। तो वही, यदि 0 आ गया तो फ्रिक्शन हो जाएगा कंजर्वेटिव, और नॉन 0 आ गया इसका मतलब नॉन कंजर्वेटिव। तो हम निकाल रहे हैं वर्क डन ओवर क्लोज्ड पाथ। बार बार हम क्या चेक करेंगे, कोई भी यदि गिवन फोर्स हो, पूछा है ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव, तो क्लोज्ड पाथ के ऊपर वर्क निकाल लो। क्लोज्ड पाथ के ऊपर वर्क यदि 0 आ गया इसका मतलब क्या है, कंजर्वेटिव, और नॉन 0 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है, नॉन कंजर्वेटिव। तो इसीलिए हम निकाल रहे हैं वर्क डन ओवर क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ का मतलब क्या है, पहले A to B गया और फिर B to A आया, तो वर्क डन वाइल मूविंग फ्रॉम A to B एंड देन फ्रॉम B to A। बताओ कितना आ जाएगा।
वर्क डन वाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी, जब तुम मूव किया तो फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं केवल, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे और डिस्प्लेसमेंट हुआ आगे, तो वर्क कितना होगा, नेगेटिव होगा। फ्रिक्शन फोर्स है F, डिस्प्लेसमेंट है S। नेगेटिव क्यों हुआ, ए टू बी जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट आगे, फ्रिक्शन पीछे, प्लस प्लस। अब बताओ बालक, ये हो गया ए टू बी में वर्क। अच्छा, उसके बाद तुम कहाँ गए, बी टू ए गए, बी टू ए जा रहे, बी टू ए, बी टू ए जब तुम जाओगे तो बी टू ए जब इधर आओगे तो फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन क्या करेगा, अब चेंज कर लेगा, तो फ्रिक्शन लगेगा अब पीछे, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, अब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। इसका मतलब फिर से डायरेक्शन चेंज हो गया, इसका मतलब फ्रिक्शन है पीछे और डिस्प्लेसमेंट किधर है, आगे, तो फिर से वर्क क्या होगा, नेगेटिव। तो फ्रिक्शन हो गया F, डिस्प्लेसमेंट हो गया S, नेगेटिव क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर है और फ्रिक्शन फोर्स B2 जब A आएगा तो पीछे लगेगा, तो फिर से नेगेटिव। तो टोटल कितना हो गया, इस बार कैंसिल होगा क्या, नहीं, इस बार टोटल फोर्स वर्क हो गया फ्रिक्शन फोर्स इनटू क्या, डिस्प्लेसमेंट S। तो बता दे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वर्क डन ओवर क्लोज्ड पाथ, कितना आ गया, -2Fs इंटू एस, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर है क्या सांबा, ये 0 के बराबर नहीं है, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, वर्क फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सिंस द वर्क डन ओवर द क्लोज्ड पाथ बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस तो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब नॉन कंजर्वेटिव। तो नॉन कंजर्वेटिव का कंडीशन क्या निकल गया, वर्क डन ओवर क्लोज्ड पाथ यदि नॉट इक्वल टू 0 है तो फोर्स कैसा होगा, नॉन कंजर्वेटिव होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, समझे। तो फ्रिक्शन कैसा फोर्स है बालक, नॉन कंजर्वेटिव। तो अब तक हम केवल यही बताएं कि कब फोर्स कंजर्वेटिव होगा और कब एक फोर्स नॉन कंजर्वेटिव। इफ द वर्क डन ओवर द क्लोज्ड पाथ इज 0 देन दैट इज कंजर्वेटिव, एंड इफ द वर्क डन ओवर क्लोज्ड पाथ इज नॉट इक्वल टू 0 देन द फोर्स मस्ट बी नॉन कंजर्वेटिव। क्लियर है क्या। अब कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि गिवन फोर्स, यदि मान लो कई बार इक्वेशन के टर्म में दे देगा, हमको तो ये समझ में आ गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव। बट यदि मान लो फोर्स एक इक्वेशन के टर्म में दे दिया, आपको फोर्स दे दिया, बोला बाता ये है xi कैप प्लस 2j कैप, ये जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इक्वेशन के टर्म में, वेरिएबल के टर्म में यदि ऐसा फोर्स दे दिया आपको, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वेदर द गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो उसके लिए एक टेक्निक याद रखेंगे, क्या, आइडेंटिफाइंग वेदर द फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, फोर्स टू बी कंजर्वेटिव, फॉर फोर्स टू बी कंजर्वेटिव, एक फोर्स कब कंजर्वेटिव होगा। मान लो गिवन फोर्स ऐसा है बालक, F इक्वल टू, जनरल फॉर्मेट में दिया है, कुछ भी दे सकता है, Fx i कैप, Fy j कैप एंड Fz k कैप, ऐसा फोर्स दे दिया। अब ये फोर्स कंजर्वेटिव है, व्हाट इज दैट कंडीशन फॉर विच दिस फोर्स विल बी अ कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कंडीशन है जिसकी वजह से ये फोर्स क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। तो कंडीशन फॉर अ फोर्स टू बी कंजर्वेटिव क्या है, क्या कंडीशन है, थोड़ा ध्यान से समझो, कैसे हम चेक करेंगे। कंडीशन क्या है, 3 कंडीशन है बालक। पहला कंडीशन क्या चेक करना है आपको, डेल एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फोर्स एफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये दूसरा कंडीशन क्या है, फोर्स y विथ रेस्पेक्ट टू z दैट इज इक्वल टू फोर्स z विथ रेस्पेक्ट टू y। क्या लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझो, अभी लिख रहे हैं, अभी बता रहे हैं। तो फोर्स ऑफ क्या, z विथ रेस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल टू डेल ऑफ फोर्स x विथ रेस्पेक्ट टू z। ये 3 कंडीशन हम बार बार चेक करेंगे। डेल मतलब टेंशन मतलब d जिसको तुम बोलते हो उसको बोलते हैं कंप्लीट डेरिवेटिव, डेल मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, बाकी सारा कंडीशन सेम, जैसे उसको डेरिवेटिव करते थे d लिखते थे, वही हम डेल, d की जगह क्या लिख रहे हैं, डेल, डी की जगह केवल क्या लिखना है, डेल लिखना है, इतना समझो। ठीक है बालक। तो 3 कंडीशन हम चेक करेंगे। जो भी हमको गिवन इक्वेशन है उसमें यदि ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो फोर्स क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। गिवन फोर्स को हमको कैसे चेक करना है, उसका ये 3 कंडीशन है। इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फोर्स एक्स। एक्स मतलब आई के बाजू में, आजू बाजू में, आई के जो बाजू में है उसको बोलते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं,
y के रेस्पेक्ट में, यानी डेरिवेटिव ऑफ x कंपोनेंट ऑफ फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू y, ये यदि बराबर हो गया किसका, डेरिवेटिव ऑफ y कंपोनेंट j की बाजू में, डेरिवेटिव ऑफ y कंपोनेंट ऑफ फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू x, इसके बराबर हो गया। उसी तरह डेरिवेटिव ऑफ y कंपोनेंट ऑफ फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू z एंड डेरिवेटिव ऑफ z कंपोनेंट ऑफ फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू y, उसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ z कंपोनेंट ऑफ फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू x एंड डेरिवेटिव ऑफ x कंपोनेंट ऑफ फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू z। यदि ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो गिवन फोर्स जो है वो कैसा फोर्स होगा बालक, वो होगा कंजर्वेटिव फोर्स। और तीनों में से यदि कोई एक भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझो। गिवन फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव हम चेक कर रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपको ऐसे दिया हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू है क्या वाला, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये एक फोर्स है, तो पूछा है ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो चेक करते हैं, चलो पहला कंडीशन क्या है मेरा, हाँ गिवन फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव, ये हमको चेक करना है। तो पहला कंडीशन क्या था तुम्हारा, डेल एफ एक्स डेल क्या विथ रिस्पेक्ट टू वाई, डेल एफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स। अच्छा यहाँ पे आई के बाजू में क्या है, एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू कितना हो गया, एक्स। अच्छा जे के बाजू में क्या है, वाई, तो एफ वाई की वैल्यू क्या हो गया, वाई। चलो पुट कर दो, तो बताओ इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, एक्स, एक्स की जगह पे क्या है, एक्स है, तो y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो y के लिए x क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y ही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट। y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो y वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो यहाँ पे यदि x पुट कर दो तो एफ एक्स कितना है, x, इसका मतलब y के रेस्पेक्ट में यदि हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। y के लिए x क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू। अब कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किसका, y कंपोनेंट, y कंपोनेंट कितना है, y, तो x के रेस्पेक्ट में x वेरिएबल है, तो बाकी सब क्या है, कांस्टेंट, तो y है, y भी क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का नहीं समझे, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डेरिवेटिव, तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो x वेरिएबल होगा, बाकी सब क्या होगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे x है क्या, नहीं y क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 0। चलो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है y विथ रिस्पेक्ट टू z दैट इज इक्वल टू z विथ रिस्पेक्ट टू y। अच्छा इधर z है क्या, नहीं है, मतलब fz कितना है बालक, 0 नहीं है, मतलब k कंपोनेंट नहीं है, तो z कंपोनेंट ऑफ फोर्स कितना है, 0 है, z कंपोनेंट ऑफ फोर्स हुआ है 0। तो y कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू z, अच्छा एफ वाई कितना है, y, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, z, तो z के लिए y क्या है, कांस्टेंट है, अरे ये कितना है, ये वैल्यू एफ वाई की वैल्यू कितना, y, तो यहाँ पे y पुट करेगा तो z के रेस्पेक्ट में, z के लिए y क्या है, कांस्टेंट, इसलिए 0। अच्छा एफ जेड की ही वैल्यू 0 है तो 0 पुट कर देंगे, 0। तीसरा कंडीशन क्या है बालक, तीसरा है डेरिवेटिव ऑफ क्या, z विथ रेस्पेक्ट टू x दैट शुड बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ क्या, x विथ रेस्पेक्ट टू z। अच्छा एफ जेड कितना है, 0 पुट कर दो तो 0 आ गया। अच्छा एफ एक्स कितना है वाला, x है, तो यहाँ x पुट करेंगे, बट z के लिए x क्या है, कांस्टेंट, इसलिए 0। इसका मतलब तीनों कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तीनों कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब द गिवन फोर्स, ये जो गिवन फोर्स है ये कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है, बार बार बोल रहे हैं, यदि मान लो y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो y को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट होगा, तो एफ एक्स कितना है, x है, तो यहाँ x पुट करोगे तो y के लिए x क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो y वेरिएबल रहेगा, बाकी सब कांस्टेंट, तो x है ये, तो y के लिए x कांस्टेंट, इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 0 0 0 0। इसका मतलब सारा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए गिवन फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा दिया है बात, कैसा, फोर्स इक्वल टू, ये दूसरा एग्जाम्पल है, क्या बोला है, फोर्स इक्वल टू है आई कैप प्लस 4y जे कैप, ऐसा दिया। क्लियर है क्या, आपसे पूछा है, क्या पूछा है, थोड़ा ध्यान समझो, ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव। पहला कंडीशन क्या है, डेल एफ एक्स डेल वाई डेल एक्स। अच्छा देखो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कितना है, आई के बाजू में क्या है, 1, तो ये हो गया 1। अच्छा इधर एफ वाई की वैल्यू क्या है, जे के बाजू में क्या है, 4y, और जेड है क्या, नहीं, तो एफ जेड क्या है, 0। चलो वैल्यू पुट करो,
तो यह क्या हो जाएगा, डेल एफ एक्स कितना है 1 बाई क्या डेल वाई, इधर पुट कर दो, एफ वाई कितना है बालक 4y, किसके रेस्पेक्ट में x। अच्छा ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कांस्टेंट है ना 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अच्छा x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को छोड़ के बाकी सब x के लिए क्या है कांस्टेंट है, तो y भी कांस्टेंट है, इसका मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 गया। दूसरा कंडीशन क्या है, डेल y विथ रिस्पेक्ट टू z, डेल एफ z विथ रिस्पेक्ट टू y करो। अच्छा वैल्यू पुट करो, डेल एफ वाई की वैल्यू कितना है बालक 4y, जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अच्छा इधर कितना है, एफ जेड की वैल्यू कितना है बताओ 0 है, बाई क्या वाई। अच्छा जेड के लिए वाई क्या होगा कांस्टेंट, जेड के लिए जेड वेरिएबल है बाकी सब कांस्टेंट, तो ये हो गया कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 0 है तो 0 ही होगा। तीसरा कंडीशन क्या है बताओ, तीसरा है x का z के रेस्पेक्ट में और z का x के रेस्पेक्ट में। ओके तो एफ एक्स कितना है वाला पुट कर दो, एफ एक्स है कितना 1 और किसके रेस्पेक्ट में z। अच्छा एफ जेड तो 0 है, तो ये 1 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और 0 आ गया तो 0, इसका मतलब तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब गिवन फोर्स इज अगेन दिस गिवन फोर्स इज विच फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। ओके कंजर्वेटिव फोर्स। एक दो और एग्जांपल लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके तो ये चेक करना है, जस्ट 3 स्टेप हम यूज़ करते हैं और क्या करते हैं चेक करते हैं गिवन फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं। अच्छा इस बार ले रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, फोर्स इक्वल टू दिया हुआ बालक क्या दिया है, थोड़ा ध्यान से समझो। ये दिया है 3y i कैप प्लस 4x j कैप, ये दिया हुआ है। ओके और आपसे क्या बोला है, ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव, चेक करो। तो पहला कंडीशन क्या है, डेल एफ एक्स डेल वाई डेल एक्स। अच्छा वैल्यू वैल्यू बताओ, वैल्यू आई के बाजू में क्या है, आई के बाजू में है 3y और जे के बाजू में क्या है, जे के बाजू में है 4y, तो 4y हो गया। क्लियर है क्या। अच्छा जेड है क्या, नहीं है, मतलब कितना हो गया 0। अब वैल्यू पुट करो बताओ, तो डेल एफ एक्स कितना है 3y विथ रिस्पेक्ट टू y। अच्छा एफ वाई कितना है 4y विथ रिस्पेक्ट टू x है क्या, और इधर 4x है ना, ये 4x है बालक, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे क्या पुट जाएगा, एफ वाई की जगह 4x। अच्छा y हाँ इस बार डेरिवेटिव होगा x वेरिएबल है इस बार, तो 3 कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में कितना होता है, y का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में 1। अच्छा इधर 4 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में कितना होता है 1, तो यह क्या होगा 3 = 4। ये गलत है कि सही है, अरे ये नॉट इक्वल टू है, ये गलत है। 3 = 4 होता है क्या, नहीं, इसका मतलब पहला ही कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई नहीं हुआ, 3 = 4 नहीं होता, इसका मतलब गिवन फोर्स कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, गिवन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। समझ गए क्या। अच्छा आपको यही क्वेश्चन यदि देता और ऐसे बोलता, हाँ ऐसे बोल रहा है बालक, कैसे, ऐसे बोला है, ऐसे देखो ऐसे दिया, बोला एफ ऐसे दिया है, एफ फोर्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं वाई स्क्वायर जे कैप, सॉरी वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, इतना फोर्स लग रहा है ना, न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। हाँ देन फाइंड द वर्क फ्रॉम A to B to A। A to B to A मतलब क्या है, एक ऐसा डायग्राम दिया हुआ है आपको, बोला है ये पॉइंट है A, यहाँ से इधर गया पाथ 1 से, ठीक है क्या, और ये पॉइंट B, और फिर B से A तक आ गया वापस, कौन से पाथ से, पाथ 2 से। तो बोला A to B and B to A, इस पाथ से होते हुए गया 1 से और आया 2 से, तो वर्क कितना होगा बताओ। ठीक है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है वर्क इज इक्वल टू -2 जूल, दूसरा ऑप्शन दिया है वर्क इज इक्वल टू 4 जूल, ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 0 है, और फोर्थ ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस। ओके
तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपसे पूछा है कि वर्क डन कितना होगा बताओ। तो हमारा पहला काम क्या है, पहले लोग क्या करते हैं, हाँ चलो फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट किधर 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 फाइंड करना चालू कर देता है और फिर वर्क निकालना उसके बारे में सोचने लगता है। ऐसा हम नहीं करेंगे। ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए, हमको चेक करना चाहिए जो गिवन फोर्स है वो कंजर्वेटिव है कि नहीं। क्यों हमने ऐसा बोला, ऐसा दिमाग में क्यों आना चाहिए, क्योंकि 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन है जहाँ पे 0 दिया हुआ है। तो वर्क यदि 0 है, इसका मतलब यदि पॉसिबिलिटी है 0 होने का, तो फोर्स कंजर्वेटिव होगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल लोकेशन क्या है, सेम, A to B, B to A, तो क्लोज्ड पाथ बन गया। यानी इनिशियल और फाइनल लोकेशन सेम है, तो हो सकता है ये फोर्स यदि कंजर्वेटिव हो, कंजर्वेटिव है इसका मतलब 0 हो जाएगा। तो पहले हमको चेक कर लेना चाहिए कि फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव यदि आ गया तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। तो देख लो कंजर्वेटिव आएगा क्या, हाँ यहाँ से देख लो कैसे बालक, या फिर इसको हटा दो, अभी है ऐसे, ठीक है क्या। तो फोर्स क्या है, फोर्स गिवन है, अच्छा फोर्स तो गिवन दिख ही रहा है तुमको। हम जस्ट चेक करेंगे कि गिवन फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया Fx और ये क्या हो गया Fy, या थोड़ा और सिंपल कर दे रहे हैं, ये मान लो है 2x और ये है 3y। ओके, तो Fx कितना है 2x, Fy कितना है 3y। तो आपसे पूछा है ये कंजर्वेटिव है कि सॉरी वर्क डन कितना होगा, तो हम पहले चेक कर ले रहे हैं। यदि फोर्स कंजर्वेटिव निकल गया तो इनिशियल और फाइनल लोकेशन सेम है, नहीं वर्क डन ओवर क्लोज्ड पाथ क्या होगा 0। तो चेक करो, पहला काम क्या है, डेल Fx विथ रिस्पेक्ट टू डेल y एंड डेल Fy विथ रिस्पेक्ट टू डेल x। करो वैल्यू पुट, तो डेल Fx कितना है बालक, Fx x कंपोनेंट है 2x विथ रिस्पेक्ट टू क्या y। अच्छा ये कितना है 3y विथ रिस्पेक्ट टू क्या x। अच्छा y के लिए x क्या है कांस्टेंट, इसलिए डेरिवेटिव 0। x के लिए y क्या है कांस्टेंट, इसलिए डेरिवेटिव 0। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा है फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या y विथ रिस्पेक्ट टू z, दैट इज इक्वल टू फोर्स क्या z विथ रिस्पेक्ट टू y। अच्छा z है क्या, नहीं मतलब Fz कितना है 0, तो पुट कर दो y कितना है 3y विथ रिस्पेक्ट टू z इक्वल टू, ये तो 0 है बाई क्या y, तो ये आ जाएगा z के लिए y कांस्टेंट और 0 है तो 0। उसी तरह तीसरा भी हम जब चेक करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तीसरा भी चेक कर लो, अच्छा विश्वास नहीं हो रहा चेक कर लो, फोर्स क्या z विथ रिस्पेक्ट टू x एंड फोर्स क्या x विथ रिस्पेक्ट टू z। करो वैल्यू पुट, तो z की वैल्यू कितना है 0, तो ये तो आएगा 0, और x की वैल्यू कितना है 2x, z के लिए x क्या है कांस्टेंट इसलिए 0। इसका मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो फोर्स जो है दिस गिवन फोर्स इज व्हाट, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव है तो वर्क डन ओवर क्लोज्ड पाथ, क्लोज मतलब A to B, B to A, तो क्लोज्ड पाथ क्या होगा 0। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है क्या। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे हमको वर्क डन ओवर क्लोज्ड पाथ या कोई एक कर्व दे दिया है जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है देख के, ठीक है, उल्टा पुल्टा कर्व दे दिया है, तो उसको देख के ही पहले समझने का कि जो गिवन फोर्स है वो कंजर्वेटिव है कि नहीं। यदि कंजर्वेटिव है तो क्लोज्ड पाथ के ऊपर वर्क क्या होगा सेम, या वर्क डन थ्रू पाथ 1 वर्क डन थ्रू पाथ 2 विल बी क्या सेम। इसी क्वेश्चन में पूछ सकता था A to B और A to B गए 1 पाथ से और A to B गए सेकेंड पाथ से, दोनों के द्वारा वर्क क्या होगा 0 होगा। A to B जाओ पाथ 1 से, A to B जाओ पाथ 2 से, तो दोनों के केस में क्या होगा वर्क सेम होगा, इसलिए क्लोज्ड पाथ के ऊपर वर्क डन क्या है 0 है। समझ गए क्या। तो ये था कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।